तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर 7 देख सकते हो क्या है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यहां पर हम लोग को वेदर के बारे में समझना है, क्लाइमेट के बारे में समझना है और एडेप्टेशन के बारे में समझना है, यानी कि कुछ एनिमल्स के एडेप्टेशन को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों तुम लोग देखते हो कि डेली इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारा बदलते रहता है। कभी तुम देखोगे कि खुला धूप है, कभी देखोगे कि तुम बारिश होने लगा, कभी देखोगे कि तुम तेज हवाएं चलने लगी। आखिर ये क्या हो रहा है बच्चों? ये है वेदर। तो बच्चों चलो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहने का मतलब हम लोग अपने मौसम को देखते हैं, मतलब अगल बगल जो मौसम का हाल है उसको देखते हैं। तो बच्चों तुम देखोगे कि कभी तुम्हें गर्मी लगेगा। मान लो हम लोग एक सप्ताह का बात करते हैं, तो क्या एक सप्ताह लगातार धूप आता है? क्या एक सप्ताह में लगातार टेम्परेचर डेली का एक जैसा बना रहता है? क्या हवा का स्पीड एक जैसा डेली बना रहता है? ऐसा बात नहीं है। तुम देखोगे यदि हम लोग एक सप्ताह का बात करें, 15 दिन का बात करें, तो इसमें देखोगे कि डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तुम देखोगे कि सुबह बहुत अच्छा धूप खिला है और शाम को बारिश हो गई है, फिर देखोगे कि रात में बारिश बंद हो गई है, फिर सुबह देखोगे कि फिर से सुबह बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसा आखिर क्या है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों वेदर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है किसी प्लेस का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। देखो इसके डेफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर बच्चों तुमको याद कर लेना है एक वर्ड, डे टू डे कंडीशन। डे टू डे कंडीशन ऑफ किसका कंडीशन? ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंडीशन। तो देखो दो वर्ड तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां के तुम्हारे लिए, डे टू डे कंडीशन और कंडीशन किसका? कंडीशन एटमॉस्फेयर का। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी तुम्हें याद करना होगा, विथ रेस्पेक्ट टू। बाकी याद नहीं करना, बाकी सिंपल सा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ईटीसी, इसको सिर्फ लिख देना है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो, डे टू डे लाइफ का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, डे टू डे लाइफ का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेदर बोलते हैं। इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो। तो बच्चों यहां पर तुम देख रहे हो टेम्परेचर, हम लोग देखते हैं कि हमारा चारों तरफ का टेम्परेचर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर जहां हम रह रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उसका रेनफॉल क्या है। और यहां पर जो नमी प्रेजेंट है बच्चों, इस एनवायरनमेंट में जो नमी प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो कितना है? क्या काफी ह्यूमिडिटी यहां पर ज्यादा है या फिर कम है? गर्मी में देखोगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी क्या होता है? काफी कम होता है। जबकि तुम बारिश के दिनों में देखोगे हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो जो एनवायरनमेंट में बोल रहा हूं, एटमॉस्फेयर बोल रहा हूं, वो सब एक ही चीज हो गए। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहां पर अब ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इनको हम लोग कहते क्या है? तो इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो तुमसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर को बताइए, तो तुम लिख देना कि जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है और अदर फैक्टर्स जो यहां पर दिख रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर बोलते हैं। तो तुम यहां पर देख सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर। यदि पूछे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर को लिख डालिए तो तुम लोग लिख देना, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, स्नोफॉल हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, विंड का स्पीड हो गया, इवेंट्स हो गया, सारा चीज एकदम लिख देना। यही क्या है? तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ, बताओ क्या है? वेदर है। तो बच्चों तुम न्यूज़पेपर में या न्यूज में डेली वेदर रिपोर्ट को जरूर देखते होगे। यदि नहीं देखते हो तो आज से कोशिश करना कि उसको देखो और उसमें देखो कि क्या क्या बातें बताई जाती है। तो जब डेली न्यूज देखोगे तो उसमें डेली वेदर रिपोर्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये वेदर रिपोर्ट क्या कहता है?
This weather report carries information about temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. तो ये वेदर रिपोर्ट है या फिर बोले डेली वेदर रिपोर्ट है, इसमें तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो किसी एक खास स्थान का, किसी एक पर्टिकुलर स्थान का तुम्हें टेम्परेचर पता चल जाएगा, वहां का ह्यूमिडिटी पता चल जाएगा, रेनफॉल पता चल जाएगा और ये पास्ट 24 आवर्स का होगा। तो इसे तुम वहां पर देख सकते हो और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेली वेदर रिपोर्ट। तो डेली वेदर रिपोर्ट में क्या क्या कैरी होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन कैरी होते हैं। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और ये क्या करेगा, ये तुम्हारा प्रिडिक्ट करेगा कि वेदर कैसा रहेगा उस दिन का। इस तरीके से यहां देख सकते हो ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, लेकिन यदि तुमको ये ह्यूमिडिटी को एग्जाम में लिखना पड़े तो तुम देख देना ह्यूमिडिटी मेजर ऑफ द मॉइस्चर, ये वर्ड याद रखो, मॉइस्चर का मेजर है। यदि वेदर में ज्यादा मॉइस्चर है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा और वेदर में कम मॉइस्चर है तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, नमी हो गया, जल की मात्रा हो गई। यहां पर जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां भी जल की मात्रा है, जो हमें दिख तो नहीं रही है लेकिन यहां पर ये मौजूद है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहां पर देख सकते हो वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट, इसे तुम याद रख लो। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा वेदर रिपोर्ट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन द टेम्परेचर, विंड etc एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। और यही वेदर का प्रेडिक्शन करता है कि आगे वेदर का क्या हाल होने वाला है। अब देख सकते हो रेनफॉल बोलता है कि रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन गॉज बोलते हैं। रेनफॉल को किससे मेजर किया जाता है, क्या उसका यंत्र है, तो क्या बोलेंगे, रेन गॉज से उसको क्या कहता है, मेजर किया जाता है। तो एक एक छोटे छोटे बड़े बड़े सारे पॉइंट्स में तुम्हें बता रहा हूं, एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है। तो बच्चों यहां देख सकते हो एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। तो रेनफॉल को किस चीज से मेजर करते हैं, जल्दी बताओ, रेन गॉज से मेजर करते हैं। और रेन गॉज तुम यहां पर देख सकते हो, रेन गॉज ये देखो, ये है रेन गॉज। तो रेन गॉज के बारे में तुमको लिखना पड़ेगा, तो यहां पर तुम आसानी से लिख सकते हो, इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और ऊपर क्या है, एक ऊपर देख लो क्या है, बताओ, ऊपर एक फनल के जैसा रचना है और यहां पर मेजरिंग सिलेंडर लगा हुआ है। ऊपर क्या है, देखो एक फनल के जैसा संरचना है, ये देखो फनल के जैसा संरचना है और नीचे क्या लगा हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर लगा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, रेन गॉज बोलते हैं। तो सब चीज तुम याद करते जाओ, बहुत ही आसान है। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो तुम, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। वेदर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, दैट इट कैन वेरी, ये वेरी करता है ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तुम देख सकते हो कि ये क्या करता है, वेरी करता है। मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशन तुमको देखने को मिल सकते हैं, एक दिन के अंदर ही तुमको डिफरेंट वेदर कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। सुबह का टेम्परेचर कुछ होगा, दोपहर का टेम्परेचर कुछ होगा, शाम का टेम्परेचर कुछ होगा, रात का टेम्परेचर कुछ होगा, सुबह में रेनफॉल कुछ होगा, दोपहर में रेनफॉल कुछ होगा, शाम को रेनफॉल कुछ होगा। इसका मतलब एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को ही ले तो तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग देख सकते हो, यहां आगे जैसे कि बताया गया है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006, यानी कि 3 से 9 अगस्त का ही यहां पर तुम देख सकते हो बताया गया है। और कितना यहां वेरिएशन तुम देख सकते हो, देखो 3 तारीख को 26 डिग्री है, 4 तारीख को यहां पर देख सकते हो
इस तरीके से यहाँ तुम्हारा 23.5 डिग्री के लगभग है। फिर यहाँ 5 तारीख को देख सकते हो कितना है, ये 25 डिग्री है। 6 तारीख को देख सकते हो 22 डिग्री है। इस तरीके से तुम देख सकते हो यहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत अलग अलग है। अब बच्चों देख सकते हो द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस, यदि किसी प्लेस का वेदर रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, ऑलवेज इंक्लूड्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। उसमें तुम्हें मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो क्या तुम जानते हो वेदर रिपोर्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो लास्ट वीडियो में मैंने ये तुम्हें सिखाया था। इसका नाम क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। इसका नाम क्या है बताओ बच्चों? मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो यहां तुम देख सकते हो यही है मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, जिससे कि मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस तुम याद कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब यहां हम लोग आगे देखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग। तो तुम ही बताओ मिनिमम टेम्परेचर यानी सबसे कम टेम्परेचर तुम्हें दोपहर में महसूस होगा या सुबह में महसूस होगा? तो ये बोलता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ही सबसे ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर क्या किया जा सकता है? एक्सपीरियंस किया जा सकता है। व्हाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में क्या हो गया? मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिमम टेम्परेचर तुम कब महसूस करोगे, तो बताओ मॉर्निंग में, और मैक्सिमम टेम्परेचर तुम कब महसूस करोगे? तो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में। नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो हाउ डू चेंजेस इन वेदर अकर। वेदर में ये जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, इसके बारे में भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम आंसर में 3-4 पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। तो देख सकते हो एनी चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ द सन। हमारा जो पृथ्वी है उसमें वेदर का जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है? सन के कारण। देख सकते हो यही है हमारे सूर्य भगवान। तो इन्हीं के कारण, इनके रेडिएशन के कारण क्या होता है? सन के ही कारण हमारा पृथ्वी क्या होता है? गर्म होता है, और इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अर्थ पर देखी जाती है, which radiates large amount of heat energy and light energy on the earth। तो हमारे पृथ्वी का बोला जाए कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो तुम बल्ब मत बता देना, इलेक्ट्रिक बल्ब कभी मत बताना, या फिर तुम कोयला मत बता देना। हमारे अर्थ का जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके कारण हम जीवित हैं वो क्या है बताओ? सोलर एनर्जी। ये है सन, और इसी का एनर्जी जो रेडिएट होता है, देखो ये रेडिएट वर्ड लिखा है, तो इसकी एनर्जी को हम लोग कैसे रिसीव करते हैं बच्चों? रेडिएशन के थ्रू रिसीव करते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, सोलर एनर्जी का हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है, और उसी के कारण हमारा पृथ्वी क्या है? वार्म है, गर्म है, जिससे कि यहाँ जीव जंतु निवास कर पा रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हो तुम द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, हवा का चलना, जो कि आगे के चैप्टर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिनोमेना ऑफ रेनफॉल, बारिश का होना, द चेंज इन सीजन, सीजन का चेंज करना, ऑल अकर बिकॉज ऑफ द सन। सभी किसके कारण होता है? सन के कारण होता है। तुम देखोगे कि जब सन बहुत ज्यादा सन से सनलाइट निकल के हमारे पृथ्वी तक रिसीव होगा तो देखोगे कि बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करोगे, और जब सन पृथ्वी के थोड़ा तिरछे हो जाएगा तो तुम देखोगे कि ठंडे का मौसम आ जाएगा। सन ही है जिसके कारण वाटर साइकिल चलता रहता है, और वाटर साइकिल के द्वारा रेनफॉल होता है। सन ही है जिससे कि अर्थ क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठेगा और ठंडी हवाएं फिर आकर भरना शुरू होंगी, और उससे विंड का फ्लो होगा। तो देख सकते हो ये सारा जो फिनोमेना है वेदर का, उसका जो मेन रीजन है वह क्या है? सन है। तो ये पॉइंट्स एग्जाम में तुम लिख दोगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा। तो बच्चों ये बात था वेदर का। तो वेदर जो बच्चों वो क्या है? किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी का बात कर रहे हैं, रेनफॉल का बात कर रहे हैं, किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना। लेकिन जब हम लोग लार्ज, बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए इन्हीं का बात करेंगे तो फिर हम लोग उसे बोलते हैं क्लाइमेट।
तो क्लाइमेट क्या हो गया बच्चों, क्लाइमेट बहुत बड़े समय के लिए कोई एक ही प्रकार का कहीं पर टेम्परेचर, रेनफॉल और स्नोफॉल ये सारा चीज कंडीशन बना रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। तो वेदर और क्लाइमेट में ये मेन डिफरेंस है बच्चों कि वेदर जो है वह डे टू डे लाइफ में या फिर बोलेंगे डे टू डे जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल का कंडीशन है, उसको बताता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें क्लाइमेट की तो क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के कंडीशन को बताता है। तो चलो हम लोग क्लाइमेट के बारे में और पढ़ते हैं। तो देख सकते हो तुम क्लाइमेट यहां पर हम लोग को पढ़ना है तो तुमसे पूछा जा सकता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस कीजिए, तो तुम डिफरेंस में उसके परिभाषा को लिख सकते हो और कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हो। द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time say 25 years is called the climate of the place। मतलब कि यदि एवरेज वेदर पैटर्न को हम लोग देखें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्थान का बहुत लंबे समय तक एवरेज वेदर कंडीशन को देखा जाए, एवरेज वेदर पैटर्न को देखा जाए तो फिर वह उसका क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से उदाहरण से तुम यहां पर समझ सकते हो। देखो यहां बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देख सकते हो द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज जनरली हाई throughout the year and it does not receive much rainfall। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जनरली पूरे साल बहुत ज्यादा वहां गर्मी रहती है और रेनफॉल भी वो उतना रिसीव नहीं करता है। तो उसका वो क्या हो गया, वेदर कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए हो गया। तो उस क्लाइमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान क्या है, हॉट एंड ड्राई प्लेस है। वहां का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई। तो तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है जरा बताओ, तो तुम बोल देना हॉट एंड ड्राई है। अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट तुम देख सकते हो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। we can see that Kerala is very hot and wet। केरला क्या है बताओ, बहुत हॉट एंड वेट है। तो इसको तुम याद कर लो, जो जो पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं उसको याद कर लो कि केरला क्या है, हॉट एंड वेट है। अब हम लोग यदि बात करें कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज अ मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो जम्मू एंड कश्मीर और केरला में यदि कंपैरिजन किया जाए तो केरला क्या है, ज्यादा हॉट एंड वेट है। जबकि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का बात करें तो कंपैरेटिवली वो क्या है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट वहां का क्लाइमेट है। तो इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स तुम यहां पर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आगे देख सकते हो द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि यहां सालों भर वर्षा कभी न कभी यहां पर प्राप्त होता ही है। तो देखोगे देयर फॉर वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट क्या हो गया, वेट हो गया। तो स्पेशली यदि तुमसे क्वेश्चन बना बना कर पूछा जाए तो भी तुम इसके आंसर को आसानी से कर सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जैसा वहां किसी जगह का क्लाइमेट होता है वैसे ही उसके जीव जंतु होते हैं, वो उसका शरीर उसके लिए क्या हो जाता है, एडेप्टेड हो जाता है। तो एडेप्टेशन का मीनिंग समझो बच्चों। तो बच्चों एडेप्टेशन तुमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यदि हम लोग सिंपल भाषा में एडेप्टेशन की बात करें तो किसी खास इन्वायरमेंट में रहने के लिए वहां के जीव जंतुओं के शरीर में खास प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे तुमने ऊंट के एडेप्टेशन को यानी कि कैमल के एडेप्टेशन को पढ़ा होगा। तुमने देखा होगा कि जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, वो गद्देदार होते हैं। भला क्यों, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से रेगिस्तान में चल सके। क्या वहां पर गाय या बैल आसानी से चल सकेगा? क्या हम लोग वहां पर आसानी से चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। इसका मतलब हो गया कि हमारा शरीर उसके लिए अडेप्टेड नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से तुम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एडेप्टेशन को याद कर सकते हो, जो कि अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो किसी खास रीजन में रहने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उनका एडेप्टेशन बोलते हैं। तो यहां पर देख सकते हो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का क्लाइमेट क्या करता है, अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। वाजिब है वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसी एरिया में रहना है, तो उसके शरीर को उस प्रकार से होना चाहिए ताकि उस एनवायरनमेंट को वो क्या करे, झेल सके। द एनिमल्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर रीजन अडेप्ट देमसेल्व्स so that they can survive the weather conditions of that place। तो किसी एक खास क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत सारे ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जिससे कि वह उस वेदर कंडीशन में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रह सके। अब यहां देख सकते हो द फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स स्टार्ट्स टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। बच्चों अभी हम लोग को उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और उनके एडेप्टेशन को हम लोग को समझना है कि उनके शरीर में क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो देख सकते हो पोलर रीजन के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई है। यदि तुमको एग्जाम में आ जाए कि पोलर रीजन के बारे में कुछ बातें बताइए तो भी तुम यहां पर इसके आंसर को कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना चाहिए पोलर रीजन है क्या। तो यहां पर तुम क्लियरली देख सकते हो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो यहां पर देख सकते हो ये नॉर्थ पोल है और इसके पीछे क्या है, साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे, पोलर रीजन। यहां पर तुम देख सकते हो यही है पोलर रीजन। तो इसे तुम याद करते चलो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। तो आगे देख सकते हो Some well-known countries that belong to the polar regions are बहुत well-known countries जो कि polar region में रहते हैं। वे कौन polar region में हैं, अवस्थित हैं, वे कौन है, कनाडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो तुम इसे याद कर सकते हो। सबसे पहले तुमने सीखा कि पोल पर जो रीजन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। उसके बाद कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, उन्हें तुम याद कर लो। तो पोल पर बच्चों बहुत गर्मी होती होगी, ऐसा क्या, नहीं। यहां देख सकते हो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यहां पर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक यहां पर बहुत कड़कदार ठंड पड़ती है। द सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, सन 6 मंथ तक नहीं आता है of the year in the polar region and then it stays up for the next 6 month, और 6 महीने के लिए आता है और 6 महीने नहीं आता है। The temperature in the polar region can be as low as -37 डिग्री। सोच लो जरा सा कितना कम टेम्परेचर होगा, और वहां यदि कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो कैसे सरवाइव करता होगा, उसके शरीर में कितनी सारी विशेषताएं पाई जाएंगी जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज रीजन्स आर पोलर बियर्स। पोलर बियर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पेंगुइन्स के बारे में पढ़ना है, इनके बॉडी के एडेप्टेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अदर एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन पोलर एरियाज आर फिशेस, बर्ड्स, ऑक्सेन, मस्क, रेनडियर्स, फॉक्स, वेल्स एंड सील्स। तो इनके बारे में तो यहां पर हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। तो यहां पर देख सकते हो ये पोलर रीजन है, कितना ये ठंड का इलाका है, और ये देखो यही क्या है, पेंगुइन्स हैं। तो हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है पोलर बेयर के एडेप्टेशन को। पोलर बेयर को यहां पर देख सकते हो कितना भारी भरकम इनका शरीर है, और इनको कहां रहना है, इनको पोल्स पर रहना है। तो इनके शरीर में आखिर क्या क्या एडेप्टेशंस है और उसका क्या क्या फायदा है, यही सब हम लोग को यहां पर पढ़ना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहां पर इस फिगर के थ्रू। तो देखो ये है पोलर बेयर और इसके एडेप्टेशन को एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला देखोगे ये जो पोलर बेयर है, इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। पहला नंबर, इसका जो शरीर है उसका जो स्किन है उसके नीचे एक लेयर ऑफ क्या रहेगा, तुम्हारा फैट रहेगा अंडर इट्स स्किन। तो और ये क्या करेगा, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म।
तो इसका जो त्वचा है उसके अंदर फैट का एक मोटा परत होगा जो इसको ठंड से क्या करता है, बचाता है, इंसुलेट करता है इसके बॉडी को ठंड से, मतलब ठंड को अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। तो ये था नंबर 1। दूसरा देखोगे, दूसरा यहां लगातार मैं पढ़ा दे रहा हूं, तो दूसरा देखोगे इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउज। इसको लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लाउज होते हैं। These help it to walk on ice। ये क्या करता है, उसको आइस पर चलने के लिए क्या करता है, एडेप्टेशन देता है। चलो ये नंबर हो गया 2। अब चलो तीसरा देखते हैं, लगातार देखते हैं। तीसरा क्या है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसमें बहुत ज्यादा सेंस ऑफ स्मेल होता है। ये क्या करता है, लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ये क्या करेगा, इसके शिकार को पकड़ने में मदद करेगा। प्रे मतलब क्या हो गया, शिकार हो गया, यानी कि जो इसका सेंस ऑफ स्मेल है ये इसको शिकार पकड़ने में मदद करता है। चलो चौथा नंबर देखते हैं। द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। यहां पर देखोगे यदि शिकार करने जाता है तो फिर इसका जो व्हाइट फर है, ये जो फर है ये स्नो के जैसा ही लगेगा, तो ये आसानी से फिर शिकार कर सकता है। इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। तो इसका जो प्रीडेटर है जो इस पे हमला कर सकता है, और साथ ही ये जिसका शिकार कर सकता है वो इसे फिर नहीं देख सकेंगे। नेक्स्ट ये नंबर हो गया 4। तो अब हम लोग आते हैं नंबर 5 पर। इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसके शरीर में 2 थिक लेयर ऑफ फर होगा जो कि क्या करेगा, इसको ठंडे से बचाएगा। बड़ा सिंपल सा है, दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। तो ये एडेप्टेशंस तुम यहां पर एग्जाम में लिख सकते हो और आसानी से याद कर सकते हो। ये है पेंगुइन, देख सकते हो ये क्या है बच्चों, पेंगुइन। और पेंगुइन जब देख रहे हो तो इसके पैर को भी अच्छे तरीके से देखो, ये देखो कैसा इसका पैर है, और ये जो पैर है इसका क्या है, एडेप्टेशन है। यहां पर पेंगुइन का शरीर देख सकते हो किस तरीके से स्ट्रीमलाइंड है, इस तरीके से ये नुकीला है ये इसका शरीर, जो भी क्या है इसका एडेप्टेशन है। आगे देख सकते हो ये स्विम भी कर सकता है, तैर भी सकता है, तो ये भी क्या है इसका एडेप्टेशन है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स। पेंगुइन्स क्या है बताओ, गुड स्विमर्स होते हैं। तो पेंगुइन की यदि एडेप्टेशन को लिखना है तो बहुत सिंपल है, पेंगुइन्स क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं। पहला नंबर क्या होगी, बहुत अच्छे तैराक होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइंड एंड उसका बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, ये दूसरा नंबर हो गया। और उसका फीट है वेब्स, और फीट में क्या होता है, वेब होता है, तो ये इसका तीसरा एडेप्टेशन हो गया, जिससे कि ये क्या कर सकता है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स। तो ये देखो इसका फुट दिखाया गया है जो मैंने तुम्हें दिखाया था। अब देख सकते हो माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन के माइग्रेटरी बर्ड्स को यहां पर के बारे में बताया गया है, तो यहां पर अब हम लोग इसी को पढ़ लेंगे। तो क्या क्या बातें बताई गई है बच्चों, देख लो। द बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वेदर ऑफ द विंटर्स इन द पोलर रीजन ऑफन माइग्रेट फ्रॉम दीज एरियाज टू वार्मर प्लेसेस। तो बच्चों कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो किसी एक आवास स्थान पर रहते हैं, लेकिन वो वहां से कुछ दिनों के लिए माइग्रेट करके दूसरे जगह पर जाते हैं ताकि वो अपने शरीर को वहां के कड़कती ठंड से बचा सके, और साथ ही साथ वो वहां जाते हैं वार्मर कंडीशन में, गर्म वाले कंडीशन में, जहां पर वो अंडे दे सके। और इसी के साथ इनका नाम क्या पड़ गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि वो माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करके जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहां पर यही बात बताया गया है जो मैंने तुम्हें यहां दिखाया। दे देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन, और उसके बाद वो वापस क्या हो जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, 6 महीना वहां सूर्य रहता है, 6 महीना सूर्य नहीं रहता है। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं आता होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती होगी। For examples, the Siberian crane migrates to India in Rajasthan, Haryana and some northeast regions during the winter season in Siberia। तो ये तुम्हें एकदम अब याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइबेरियन क्रेन के बारे में देख सकते हो। यहाँ क्या बोला जा रहा है, साइबेरियन क्रेन
माइग्रेट करता है। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करके कहां आता है? तो आंसर देख सकते हो, इंडिया के राजस्थान में आता है, हरियाणा में आता है और कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी जाता है। ये विंटर सीजन में क्या करता है? कौन आता है? साइबेरियन क्रेन आता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड बोल सकते हैं। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां माइग्रेटरी बर्ड का यहां पर डेफिनेशन तुमको बताया गया है। बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद देख सकते हो दे कैन ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस ऑफ 15,000 किलोमीटर्स, प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट। तो यहां देख सकते हो वो लगभग 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। सच बर्ड्स माइग्रेट टू द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। तो एक ही जगह से माइग्रेट करके फिर दूसरे जगह आते हैं। अब तुम देखोगे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उसमें खास विशेषताएं हैं। देख सकते हो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं? बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और जो पंख फड़फड़ाते हैं उससे जो गर्मी होता है वो उसके शरीर को क्या करता है? सुरक्षा देता है। इसी के साथ देखोगे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो कुछ लैंडमार्क्स का यूज करते हैं जिससे कि वो जगह को पहचान सके। तो लैंडमार्क्स क्या है? जैसे कि सन हो गया और स्टार्स हो गया, उसका यूज करते हैं, उसको लैंडमार्क के रूप में यूज करते हैं और फिर उसको देख देख के उसके अनुसार वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं और उनको जहां जाना है वहां वो पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ यहां देखोगे सम बर्ड्स आल्सो यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं उनमें ऐसे सेंस का पावर होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को सेंस करते हैं और उसके बाद वो जहां जाना होता है वहां जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ बर्ड्स में ही माइग्रेशन नहीं होता है बल्कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जैसे कि यहां फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, वो भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो इनके माइग्रेशन का अलग अलग कारण हो सकता है। यहां बर्ड्स हम लोगों ने देखा वो ठंडे से बचाव के लिए माइग्रेट करते हैं, अंडे देने के लिए माइग्रेट करते हैं। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट करते हैं वो भोजन के लिए भी माइग्रेट कर सकते हैं किसी दूसरे जगह। तो अभी हम लोगों ने पोलर रीजन के बारे में बच्चों पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ने वाले हैं और कैसे वहां के एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं उस जगह के लिए, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तुम देख सकते हो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ये देखो यही है इक्वेटर बच्चों, और इस इक्वेटर के आजू बाजू जो रीजन है वही क्या होता है? वही ट्रॉपिकल रीजन होता है और वहां के रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो तुम देख सकते हो ये अर्थ है और ये क्या है बच्चों? यही है इक्वेटर। तो यहां पर देख सकते हो द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ आर द रीजन्स विच आर क्लोज टू द इक्वेटर। वे क्या है? इक्वेटर के क्लोज हैं और वहां पर काफी ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है इक्वेटर एंड हेंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तुम एकदम समझ लो, यहां पर ये है इक्वेटर, इक्वेटर के आजू बाजू देखोगे तो यही रीजन है, यही ट्रॉपिकल रीजन है और यहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा रिसीव होता है थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज ऑफ दिस दीज एरियाज हैव हॉट क्लाइमेट। तो यदि यहाँ का क्लाइमेट पूछा जाए तो ये क्या हो गया? हॉट क्लाइमेट हो गया, यानी कि यहाँ काफी गर्म रहेगा। अब आगे देख सकते हो द टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन बी एज हाई एज 40 डिग्री सी एंड कैन ड्रॉप टू 15 डिग्री सी। ये क्या हो सकता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस से ये कम नहीं आता है। और आगे देख सकते हो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस रीजन। तो इन रीजन्स में डे और नाइट का जो पीरियड्स होता है वो लगभग क्या होता है? इक्वल होता है। तो बच्चों ये जो चीजें मैं बता रहा हूं तुम्हें तो जरूर समझ में आ रही होगी, तो तुम इनको याद करते जाना, इनका नोट्स बना लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे देख सकते हो however there is a lot of rainfall so that tropical rainforests फाउंड इन दिस रीजन। तो यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहां पर सालों भर बहुत बारिश भी होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। तो इंडिया के वेस्टर्न घाट और आसाम के रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है।
साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। यहां भी देखोगे, यहां भी क्या पाया जाता है, यहां भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो बच्चों जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होता है। यहां देखोगे कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल। वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स और वेजिटेशन यहां पर मिलते हैं। The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, फिर इसके बाद गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजर्ड्स। तो बहुत टाइप की यहां पर ऑर्गेनिजम्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बच्चों तो यहां हम लोग को मुख्य रूप से इनके एडेप्टेशन को पढ़ना है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के एडेप्टेशन को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इनके शरीर में क्या क्या एडेप्टेशन है वह भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलो यहां देख सकते हो, मैनी एनिमल्स हैव एडेप्टेड themselves so that they can live on the trees and find their food easily। तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ट्री पर रहते हैं और उनका एडेप्टेशन क्या है, ट्री पर रहने का है। वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं और वहीं सो भी जाते हैं। हालांकि वो भोजन इकट्ठा करने के लिए दूसरे ट्रीज पर जाते हैं, लेकिन उनका एडेप्टेशन क्या हो गया, एडेप्टेशन मुख्य रूप से क्या हो गया, ट्री पर रहने का हो गया। इसी के साथ वहां जो स्किन कलर एनिमल्स का है वो उसके इन्वायरमेंट को मैच करता है, जिससे कि जो शिकारी है उसको पकड़ ना ले। तो यहां देख सकते हो, द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल्स इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे इजीली। तो वो आसानी से शिकार भी कर सके और शिकारी उसको पकड़ भी ना सके, ये इसका फायदा होता है। ऑल्सो मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ गुड आई साइट। इनका आंख भी बहुत तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, जिससे कि वो शिकार, आंख और अदर सेंस ऑर्गन का भी बात करें तो वह भी काफी तीक्ष्ण होता है, जिससे कि वो शिकार से भी बच सके और शिकार कर भी सके। तो ये सारे एडेप्टेशंस हैं बच्चों। अब हम लोग को देखना है एडेप्टेशन एक एक का। तो देखो ये है रेड आई फ्रॉग। देखो इसका आंख कैसा है, रेड है। तो इसमें क्या एडेप्टेशन है, इट हैज अ स्टिकी फीट। इसका पैर देख सकते हो क्या स्टिकी है, सो दैट इट कैन क्लाइंब अप ऑन ट्रीज इजीली। इसलिए वो ट्रीज पे आसानी से चढ़ सकता है। इसके बाद देख सकते हो मंकीज। मंकीज को दिखाया गया है, दे हैव लॉन्ग टेल सो दैट दे कैन क्लाइंब द ट्रीज इजीली। उनके पूंछ लंबे होते हैं तो वो आसानी से, पूंछ उनका पांचवा पैर होता है, यही समझ लो, और उसके मदद से वो क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रीज पर चढ़ सकते हैं। Even their hands and feet have a structure that helps them in holding the branches of the trees। तो ये सारे उनके एडेप्टेशन है जिससे कि वो आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। यदि तुम्हें बोला जाए कि मंकी की तरह चढ़ जाओ पेड़ पर, तो तुम क्या चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा शरीर इतना भारी भरकम है, हमारे शरीर का उस तरीके का बनावट नहीं है कि हम लोग आसानी से पेड़ पर चढ़ जाएं। इसके बाद देख सकते हो यहां पर टुकन बर्ड का दिखाया गया है। ये क्या है, ये अडेप्ट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन फाइंड फूड इजीली। उनका जो बीक होता है वह काफी लंबा होता है, लॉन्ग बीक। इनका क्या होता है, बीक लॉन्ग होता है, विच कैन रीच द फूड दैट इज फाउंड ऑन वीकर ब्रांचेस एज वेल। तो बीक लंबा है तो जहां वीक ब्रांच है उससे भी उस फूड को क्या कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। इसके बाद है लायंस एंड टाइगर्स। तो ये तो है ही, दे हैव थिक स्किन, शार्प आई साइट एंड सेंसिटिव हियरिंग। इसके बाद देख सकते हो लायन टेल्ड मैकॉक। यहाँ मैकॉक के बारे में दिखाया गया, तो ये देखो यही है मैकॉक। तो इसमें खास एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। द बियर्ड ऐप, ये देखो ये है बियर्ड ऐप, ये मैकॉक है और ये क्या है, बियर्ड ऐप है। लिव्स जनरली ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये यूजुअली कहां रहता है, ये पेड़ पर रहता है। इट कैन फाइंड इट्स फूड इजीली ऑन देम सच एज इंसेक्ट, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम्स। तो बहुत सारी चीजों को ये खाता है। द बियर्ड ऐप ऑल्सो हैज अ सिल्वर व्हाइट मेन। ये देखो मेन मतलब यही, ये जो दिख रहा है ना, यही है मेन इसका, सिल्वर व्हाइट मेन। ये जो घोड़ा होता है, घोड़ा की पीठ पे जो बाल होता है उसको बोलते हैं मेन। तो सिल्वर व्हाइट मेन होता है और इसका पीठ देख सकते हो क्या है, पूरा मतलब पूरा बॉडी क्या है, ब्लैक कलर का है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स हेड टू इट्स चीक।
तो हेड से लेके चिक तक इसका फैला रहता है मेन जो है। फिर एलिफेंट्स के बारे में बताया गया, एलिफेंट्स का एडेप्टेशन क्या क्या है, तो इसका भारी भरकम शरीर है। ये देख सकते हो, द एलिफेंट्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। Its huge trunk gives it a nice sense of smell and helps in picking the food easily। इनका बहुत लंबा ट्रंक जो है वो क्या करता है, उसमें बहुत अच्छा सेंस होता है स्मेल का, और साथ ही उसको फल फूल खाने में मदद करता है, पत्तियों को खाने में मदद करता है, उनको नहाने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों में ये मदद करता है। Its huge trunk gives it a nice sense of smell, nice sense of smell देता है, ये याद रखना। The elephant also eats the bark of the trees. The tusk or large teeth of elephant allow it to क्लियर द बार्क ऑफ द ट्रीज। तो इसका जो टस्क होता है, हाथी दांत जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े हाथी दांत होते हैं, वह बार्क, ट्री के जो बार्क होता है, उसका छाल होता है, उसको निकालने में ये मदद करता है। द लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट अलाउज इट टू हियर सेंसिटिव साउंड दैट मेक इट इजियर फॉर इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स से मतलब कि शिकारी से बचने के लिए इनका जो कान है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो सेंस ऑफ हियरिंग भी इनका बहुत अच्छा होता है। द ईयर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द एलिफेंट फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन से इसका कान क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। तो बहुत सारी बातें बताई गई, ये सारे एडेप्टेशंस थे। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है तुम्हारा। मैं मिल रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखना, वहां पर बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। तुम लाइक शेयर भी कर देना और साथ ही साथ तुम सब्सक्राइब भी कर लेना, और तुम बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें आगे और कौन सी चीजें पढ़नी है, वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। थैंक यू।